नमस्कार। सोमवार रात लद्दाख की गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी लगातार सामने आ रही है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच की इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक गए और जबकि सूत्रों के मुताबिक कम से कम 45 चीनी सैनिक हताहत हुए। तो जानकारी ये भी है कि भारतीय गश्ती दल ने 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में चीनियों को टेंट हटाने को कहा। समझौते के मुताबिक चीन टेंट हटाने की बात मान चुका था, लेकिन इसको लेकर दोनों पक्षों में शारीरिक झड़प शुरू हो गई। चीनी पक्ष के पास कांटेदार लाठियां भी थी। दोनों पक्षों ने अपने लोगों को बुलवाया। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए। संकरी जगह पर धक्का मुक्की के दौरान कई सैनिक गलवान घाटी में गिर पड़े। बहुत तीखी ठंड थी। हाइपोथर्मिया की वजह से हालात और बिगड़ गए। 16 जून को इसे पूरी तरह खाली करा लिया गया। सेना सूत्रों के मुताबिक कम से कम 45 चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं। चीनी सैनिकों को हटाए जाने की निरीक्षण किया गया। और इस सब पर समझने के लिए हमारे साथ बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, जो ये कुछ हुआ है कल, आप इसे कैसे आंक रहे हैं? 1975 के बाद पहली बार गलवान घाटी में इस तरह की क्लैश होना, क्या कारण आप इसके पीछे देख रहे हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है परसों, मुझे नाथुला के ऑपरेशन में जो 1967 में हुआ था, सितंबर 1967 में हुआ था, उसकी याद दिलाती है। वहां पर भी जब हम नाथुला के एरिया में एक तार लगाने की कोशिश कर रहे थे तो झड़प हुई ऐसे वहां पर, और उसके बाद में झड़प के बाद में गोलियां चलनी शुरू हो गई और फिर बाद में आर्टिलरी ड्यूल भी हुआ जो 4 दिन तक चलता रहा और उसमें काफी हैवी कैजुअलिटीज हुई, हमारी भी और चीन के तो और भी ज्यादा हुई। तो जिस तरीके से ये झड़प हुई है मुझे उसकी याद दिलाती है। अब ये क्यों हुई है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जो समझौता 6 जून को कोर कमांडर के लेवल के ऊपर हुआ आपस में मिलिट्री लेवल की बातचीत में, तो उसको जो चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर हैं उन्होंने नहीं माना। और या फिर ये है कि जो अगर उन्होंने माना तो उन्होंने इसकी सूचना अपने ट्रुप्स को नहीं दी, क्योंकि जब कर्नल बाबू उस जगह देखने के लिए गए अपने पेट्रोल के साथ में कि उन्होंने खाली की है या नहीं की है, तो वहां पर उन्होंने देखा कि वो अभी भी वहां पर चीनी सोल्जर्स वहां पर मौजूद हैं। और फिर उसके बाद में झड़प हुई है और उसके बाद उसमें कैजुअलिटीज हुई दोनों तरफ से। तो ये तो लोकल वजह है, लेकिन असली बात ये भी है कि कई अभी दिनों से चीन अपने दांत दिखा रहा है जगह जगह के ऊपर, और अप्रैल के बाद में हमने उनकी कार्रवाई नाकुला एरिया सिक्किम में वहां देखी, फिंगर्स एरिया में देखी, और गलवान वैली में भी देखी, और हॉट स्प्रिंग एरिया में भी देखी। तो ये जो उन्होंने पोस्चर अडॉप्ट किया है, इसका सिर्फ मिलिट्री लेवल के ऊपर ही नहीं देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके बीच में पॉलिटिकल लेवल की भी इसमें इनपुट्स हैं जो कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी इस इंसिडेंट के बाद में हम ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि भारत को अपनी पूरी चाइना नीति जो है, पॉलिसी जो है, उसको दोबारा देखना पड़ेगा, ना सिर्फ मिलिट्री लेवल के ऊपर पर पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, और पूरी तरह से देखना होगा कि इसको दोबारा ऐसे इंसिडेंट नहीं हो या आगे इससे बचे। जी, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल के ऊपर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट कि चीनी सोल्जर्स अपनी तरफ चले जाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ। और यही हमारे देश की फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर भी यही उनकी कार्रवाई होगी, और वो यही बात मांगेंगे कि चाइनीज सोल्जर्स शुड गो बैक टू देयर ओन टेरिटरी। और अगर वो बात नहीं माने तो फिर मिलिट्री कार्रवाई
और skirmishes हो सकती हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बाकी जगह के ऊपर भी। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जब ये कल खबर आई, ये इसमें कहा गया कोई गोली नहीं चली, हैंड टू हैंड फाइट हुई है, हाथापाई, इसमें ये जान गई। हालांकि अब कुछ डिटेल्स आ रही हैं, कटीली लाठियां थी इनके पास। कैसे आप देखते हैं जो सरहद पर हमारा जवान सैनिक वहां पर मौजूद है, किस स्थिति में और कैसे आंकते सिचुएशन को आप? ये जो कोशिश रही है हमारी दोनों देशों में, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर और मिलिट्री लेवल के ऊपर, कि जहां पर भी कुछ झगड़ा होता है तो आपस में उसको सुलझाया जाए मिलिट्री लेवल के ऊपर। और इस कोशिश में हमने एक चीज जो हुक्म दे दिया कि दोनों तरफ के हथियार, दोनों तरफ के जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं, वो हथियार लेकर नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि वो गलत बात है। सोल्जर्स को कहीं पर भी भेजना बगैर हथियार के सही नहीं बात। और इसी वजह से जब ये सोल्जर्स हथियार नहीं लेके गए तो उन्होंने आपस में पत्थरबाजी की, गुत्थम गुत्ता की। और अभी तो क्लब, जो लकड़ी के मोटे मोटे क्लब लेके चाइनीज आए हैं, इसके ऊपर तार लगी हुई है। तो ऐसे हालात में कैजुअलिटी होना तो जरूरी था, और वही हुआ है जब भी उन्होंने ऐसी सफर के ऊपर। कहा जा रहा है कि जी सर, कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आप बदलेंगे, तो इसमें आपका क्या मन है, क्या बदलना चाहिए, क्या आप सुझा सकते हैं सरकार को? कभी भी हमने अपने सोल्जर्स को स्कफल वाली हालात में नहीं कभी कर भेजना चाहिए, और ऐसी जगह के ऊपर उनको, सोल्जर्स को नहीं भेजें कि वो आपस में गुत्थम गुत्था हो। और जो भी बातचीत करनी है एक दूसरे के साथ में, वो प्रॉपर फॉर्मल तरीके से होनी चाहिए। और वो जो तरीका है, सफेद झंडे लगा के बैठक की जाए और उसमें फैसला किया जाए। ये जो हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, उसको बदलना पड़ेगा। और ये समझना कि हमारे पेट्रोल और उनके पेट्रोल चाहे गुत्थम गुत्था भी हो रहा है तो भी वो सोल्यूशन हो जाती है, ये बात सही नहीं है। उस बात को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने कहा कि अगर कहीं जाए भी तो हमारे सैनिक हैं, उनके साथ हथियार भी होने चाहिए। सर, ये गलवान घाटी को क्यों चुना? क्या भारत जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मजबूत कर रहा है, क्योंकि सियाचिन के करीब है, क्या इसके मद्देनजर चाइना नहीं चाहता, वो अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है, इसलिए ये हो रहा है? देखिए, गलवान वैली में पहली तो बात यह है कि जब से आपस में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई है, तो कभी भी ये एरिया में ऐसे इंसिडेंट नहीं हुए हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने कोशिश की आगे बढ़कर, और जो रोड हमारा बन रहा है डारबुक से दौलत बे ओल्डी की तरफ, जो गलवान के एरिया की तरफ से जाता है, तो उसको डोमिनेट करने की उन्होंने कोशिश की है। और उसी वजह से वो लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कर आगे को क्रॉस करके आगे आए हैं, ताकि वो रोड को डोमिनेट कर सके। तो ये उनकी एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने कोशिश की है। जी सर, हमें अब और भी अलर्ट होना पड़ेगा चाइना को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि डेप्सांग में 2013 में, हरसिल में उत्तराखंड में, और कैसे जब ये पिछले साल ये लोग इस गलवान में आए थे, तो हमें शायद, और तिसो पैंगोंग में आए थे, हमें और अलर्ट होना चाहिए था। क्या ऐसा भी है? निधि, इसमें कोई शक नहीं है कि हमको अब हर एक जगह के ऊपर अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है, तो उसका हमको मुकाबला करना है। और इसका मतलब ये है कि जहां पर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर हमको अपनी फौजें बढ़ानी पड़ेंगी, और वहां पर ज्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ऐसे इंसिडेंट का मुकाबला करने के लिए हमें हमेशा तैयार होना पड़ेगा। और अगर इस चीज को चीन और इंडिया अवॉइड करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नक्शे के ऊपर डिलिनिएट कर दें, और जो डिस्प्यूटेड एरिया है उनको भी डिलिनिएट कर दें। उस डिलिनिएशन के बाद में हमको मालूम है कि वो लोग, हम दोनों पार्टियों को पता रहेगा कि कोई डिस्प्यूटेड एरिया जो है वहां पर नहीं जाना है, और एक दूसरे की लाइन को क्रॉस नहीं करना है। इस वक्त ये ऐसी कोई लाइन नक्शे के ऊपर नहीं खींची गई है।
सर, लेकिन चीन को मनाना भी आप जानते हैं, आप तो जानते हैं किस तरह का हमारा सहयोगी। एक मैं आपको दो सवाल और आखिरी, जो हमारे विदेश मंत्री ने आज बातचीत की है अपने काउंटर पार्ट से, और उसके बाद बातचीत के बाद जो हमारी तरफ से स्टेटमेंट आया कि किस तरह से चीन ने ये सुनियोजित तरह से प्लान किया था और जिस तरह से उसका एक्शन रहा, उस पर तीखी भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन अपनी पोस्चरिंग भी रखिए कि बात के जरिए हालात को सुधारना है। किस तरह से आप देख रहे हैं स्टैंड हमारा विदेश मंत्रालय का, और क्या होना चाहिए? इसके बाद में जो ये हालात बनी हुई हैं, उसके बाद में सिर्फ पॉसिबिलिटी डिप्लोमेटिक लेवल या पॉलिटिकल लेवल की टॉक्स में ही हो सकती है, और उसके बीच में हमारी सबसे पहली शर्त यही रहेगी कि चीन की सोल्जर्स जो हैं वो अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपनी तरफ जाएं, और इसी कोशिश में बातचीत चलेगी। और फौज जो है वहां से हट नहीं सकती, फौज को अपना जगह पर बने रखना पड़ेगा और तैयारी रखनी पड़ेगी कि अगर अगेन ऐसे हालात बनती है तो उसका जवाब दे सके। और अगर ये बात चीन नहीं मानता और वो हमारे एरिया में रहता है, तो मैं समझता हूं कि उसका मुकाबला जो है वो फौज के साथ में करना पड़ेगा। जी सर, आखिर में प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम एक एक जो इंच जमीन अपनी है उसको संभाल के रखेंगे, देश के स्वाभिमान। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी आ रही है। जी सर, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि प्रधानमंत्री ने भी आज अपना मौन तोड़ा है। उन्होंने भी कहा है कि भाई हम अपनी जमीन की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे, लेकिन इस समय पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत होगा, क्योंकि एक तरफ हमें क्या कुछ सामरिक किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा दबाव हो सकता है सरकार के ऊपर। आप किस तरह से आंकते हैं स्थिति को? आपकी बात सही है। प्राइम मिनिस्टर ने जो आज बात कही है उसके दो मैसेजेस निकलते हैं। पहला मैसेज तो चीन को है कि उसको हम थ्रेट नहीं बोलेंगे, पर उनको बताना है कि हमारे में अभी पॉलिटिकल दृढ़ता है। वी आर डिटर्मिन्ड एट पॉलिटिकल लेवल कि हम आपका जवाब दे सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। और दूसरा मैसेज जो है वो अपने देशवासियों के लिए है, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज को है कि हम इसका मुकाबला जो है मिलकर करेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ऐसे मौके के ऊपर पूरे देशवासियों को, पूरी सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर नेशनल सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो जनरल वीपी मलिक का यही कहना है, हमारे पूर्व सेना के प्रमुख, कि कभी भी हमारे जो सैनिक है सरहद पर रहते हैं, पेट्रोल भी करते हैं, तो उनके हाथ में हथियार जरूर होने चाहिए। ये सीख हमें मिली है अब जो ये घटना हमारे सामने आके खड़ी हुई है।